हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ जर्नी जो आपको ले जाएगी एक छोटे से गांव से अमेरिका तक, जहां सपने अंधेरे में पैदा होते हैं और रोशनी बन जाते हैं दूसरों के लिए। आज का ये एपिसोड है एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जिनकी लाइफ ने हमें ये सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो मिट्टी से उठने वाला इंसान भी आसमान छू सकता है। ये कहानी है डॉक्टर सुरेश के पांडे की। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक लालटेन के नीचे पढ़ने वाले बच्चे ने 1 लाख आंखों में रोशनी डाली, कैसे स्पिरिचुअलिटी ने उनके साइंस को और गहरा बनाया और उन्होंने अपने फेलियर्स को अपना फ्यूल कैसे बनाया। तो बिना किसी देरी के आइए मिलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, साइकिलिस्ट और आई सर्जन डॉक्टर सुरेश पांडे से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर, तो आपकी जर्नी शुरू हुई एक छोटे से शहर, छोटे से गांव मोहना से। उस जगह की आपकी सबसे गहरी और सबसे यादगार मेमोरी क्या है आपके साथ? मोहना एक बहुत ही छोटा सा गांव है जो कि रावतभाटा तहसील में स्थित है और चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। मोहना एक 800 साल पुराना उदयपुर रियासत कालीन गांव है और उस गांव की मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उस गांव की मिट्टी से मेरी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं और सबसे महत्वपूर्ण याद मेरी ये है कि मेरा जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद बचपन में मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट था और किताबों का एक इनॉर्मस कलेक्शन मेरे पिताजी आदरणीय श्री कामेश्वर प्रसाद पांडे साहब के पास था। मेरे दादाजी स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर कामता प्रसाद पांडे एक आई सर्जन थे जिन्होंने 1937 में 1937 में किशनलाल जालान फ्री आई हॉस्पिटल भिवानी से डॉक्टर पीडी गिरधर के मार्गदर्शन में आई सर्जन की ट्रेनिंग की थी और मेरा बचपन अफ्रीकी ग्लासेस के साथ खेलते हुए गुजरा। सामान्यतः जब लोग बच्चे छोटे होते हैं तो वो खिलौनों के साथ खेलते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा बचपन एक 10 नंबर का +10 डायप्टर का मोटा चश्मा होता है जिसे हम अफ्रीकी ग्लास कहते हैं। ओके। उनके साथ खेलते हुए गुजरा क्योंकि दादाजी नेत्र सर्जन थे और उस समय पके हुए मोतियाबिंद वाले अनेकों रोगी उनसे ऑपरेशन करवाने के लिए आते थे। उस समय भारत में नेत्र चिकित्सा पद्धति इतनी एडवांस भी नहीं थी, तो जो लोग आते थे ऑपरेशन करने के बाद वो उनको दादाजी 6 से 8 हफ्ते के बाद यानी कि 2 महीने के बाद अफ्रीकी ग्लासेस एक चश्मे का मोटा चश्मा +10 डायप्टर को देते थे। तो वो पूरे के पूरे हमारे घर में कई सारे चश्मे होते थे हाँ। तो मैं उनसे खेलता था। तो ये मेरी याद है जो कि अभी भी मेरे जहन में ताज़ा है और इन्हीं यादों से मैंने भी निर्णय किया कि मैं भी एक दिन नेत्र सर्जन बनकर रोशनी का उपहार बांटूंगा। और दादाजी के समान जिस प्रकार से उनका सम्मान होता था, उनको लोग नेक्स्ट टू गॉड मानते थे, तो उसी तरह से मैं उनकी राहों पर चलूँगा, उनके पग चिन्हों पर चलूँगा। सर, जैसा कि मैंने ऑडियंस को बताया कि आपके बचपन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी आपके गांव में और आप लालटेन के नीचे पढ़ा करते थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? उस समय गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रोड्स नहीं थे, टॉयलेट्स नहीं थे और कई सारी चुनौतियां थी जी। लेकिन उन चुनौतियों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कुछ कर गुजरने का जज्बा, कुछ कर गुजरने की जिद और कुछ करके दिखाने का जुनून। तो ये जिद, जुनून और जज्बा मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से मिला। लालटेन के नीचे मैंने पढ़ाई की लेकिन उस लालटेन की रोशनी में मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिली। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी के पास बुक्स का बहुत अच्छा कलेक्शन होता था और वे आचार्य श्री राम शर्मा, आचार्य रजनीश, स्वेट मार्डन जैसे दार्शनिकों की बुक्स पढ़ते थे। उनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। तो मैं जब छोटा था तो उन्हीं बुक्स को मैं पढ़ता रहता था और पिताजी अपनी बुक्स को लेके बड़े पजेसिव थे। वो बड़े स्ट्रिक्ट थे कि बुक्स मतलब पूछ के लो और नीचे नहीं रखना चाहिए। तो मैं बड़ा डरा हुआ पढ़ता था और एक बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि ये बुक्स वहाँ कैसे गई। तो मेरी मम्मी ने, जब उन्होंने मुझे डांटा तो मेरी मम्मी ने बीच बचाव किया। मम्मी ने बोला कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे कैसे पढ़ेगा।
तो सर- वो जो जज्बा था मेरा, वो लालटेन की रोशनी में मैं मोटिवेशनल जो बुक्स पढ़ा करता था, कोर्स की तो किताबें पढ़ता ही था, लेकिन लालटेन की रोशनी में जब मैंने प्रेरक किताबें पढ़ी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आगे बढ़ने के लिए सुख और सुविधाओं की, साधनों की आवश्यकता नहीं है, जितने अच्छा। की मेंटल एक जिद की, पैशन की, कुछ कर गुजरने वाले की, जुनून की ज़रूरत है। आप 4-5 किलोमीटर पैदल भी चलकर जाते थे स्कूल? हाँ, मैंने अपनी प्राइमरी पढ़ाई, कक्षा 5 तक की पढ़ाई मोहना गांव से की, और उसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एकलिंगपुरा एक गांव था जो कि मोहना के पास ही था, तो वहाँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर पैदल हम लोग जाते थे। और उस समय का समय ऐसा था कि जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधन नहीं होते थे, और इसलिए गर्मी के दिनों में मुझे याद है कि कई बार हम लोग नंगे पैर जाया करते थे, और वो समय एक चुनौतियों का समय था। और जब मैं उस समय को याद करता हूँ तो उस समय मैंने अपने आप को प्रेरक पुस्तकों के माध्यम से, मोटिवेशनल बुक्स के माध्यम से तैयार किया, और हमेशा आगे बढ़ते रहने का हौसला अपने मन में कायम रखा। और उन चुनौतियों से मुकाबला करते हुए मुझे उन चुनौतियों का विशेष इसलिए अफसोस नहीं हुआ क्योंकि मैंने उस समय पढ़ा किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी तैर के जाया करते थे, तो मुझे लगा कि अपनी चुनौतियां शायद बहुत छोटी सी हैं। बिल्कुल। सर, फैमिली डिस्प्यूट भी रहे हैं आपके फैमिली में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रही हैं, तो ऐसे में लोग मोस्टली गिव अप कर देते हैं अपने सपने पे कि फैमिली पे ध्यान देते हैं या चीज़ें, कंडीशन सुधारते हैं। आपको कभी लगा कि आपने जो सपना देखा बचपन से डॉक्टर बनने का, वो गलत है, नहीं करते हैं? ये फैमिली डिस्प्यूट और फैमिली प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सारी समस्याएं रहीं, क्योंकि प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ चीज़ें होती है। यदि हम भगवान राम का भी की कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं रामायण, तो देखा कि किस प्रकार से उनको वनवास मिला। हमारे परिवार में भी कई सारी समस्याएं थी। हमारे पिताजी, मेरे पूज्य पिताजी एक इंट्रोवर्टेड, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, और वे हमेशा बुक्स पढ़ते थे। कई सारी प्रॉब्लम्स थी उस समय फैमिली में, और जैसे 1977 में देश में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लागू किया गया, उसी समय 1977 से 1980 तक 3 वर्षों तक हमें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा, फैमिली डिस्प्यूट्स हुए। लेकिन मैं आज जब सोचता हूँ तो मैं पाता हूँ कि उन डिस्प्यूट्स से मुझे एक आगे बढ़ने की एक नया हौसला मिला, एक नई प्रेरणा मिली, क्योंकि जब ईश्वर आपको एक कठिन से कठिन कार्य करने के लिए हौसला देता है, और कठिन से कठिन मार्ग पर चलाना चाहता है, आपको सक्सेसफुल देना चाहता है, तो ईश्वर आपको हमेशा आपका रास्ता जो है आसान नहीं होने देंगे। वो कुछ न कुछ परेशानी जरूर आपके सामने आएगी, और उन परेशानियों से सबक लेते हुए, उन कठिनाइयों से सबक लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। और मुझे उन परेशानियों, उन एडवर्स सिचुएशन में, उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को दृढ़ संकल्पित रहते हुए अपने अरमानों को पूरा करने का मौका मिला। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो कहते हैं ना कि सबसे टफ रोल सबसे अच्छे एक्टर को ही मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसलिए काफ़ी सारी कठिनाइयाँ थी, काफ़ी सारी कठिन परिस्थिति थी, काफ़ी सारी एडवर्स सिचुएशन थी, लेकिन उन एडवर्स सिचुएशंस में अपने आप को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मुझे प्रेरक पुस्तकों के माध्यम से मिली। और मुझे यह पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ईश्वर उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाता है जिन लोगों को वो कठिन से कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने का हौसला की परीक्षा ले लेता है। तो सर, आपके लिए पढ़ाई एक एस्केप था कि इन सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं, या अपने वर्ल्ड में रहते पढ़ाई के, या एक मिशन था? पढ़ाई एक एस्केप भी था और एक मिशन भी था। एस्केप इसलिए था कि कई बार क्या होता है कि जब परिस्थिति बड़ी ख़राब होती है, जब चारों ओर नकारात्मकता का, मायूसी का वातावरण होता है, तो उस समय पढ़ाई एक एस्केप था मेरे लिए, क्योंकि मैं पुस्तकों के बीच में अपने आप को खोते हुए, अपने आप को खपाते हुए उनके बीच में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता था। और एक मिशन इसलिए था कि उन पुस्तकों से जो मुझे प्रेरणा मिलती थी वो मेरे लिए एक मिशन था, मेरी ज़िंदगी का जुनून था, जज्बा था, और आगे बढ़ जाने का
एक सबसे सशक्त माध्यम था। और उस समय मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे लेखन में भी हुआ। तो मैंने बचपन में ही, जब मैं छोटा था, कक्षा 7-8 में पढ़ता था, तब मुझे याद है कि जूनियर साइंस डाइजेस्ट एक पत्रिका आती थी, एक मैगजीन आती थी, JSD उसका नाम था, वो मैं उसके लिए लिखा करता था। धीरे धीरे मेरी 1-2 रचनाएं एक्सेप्ट हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैंने कादम्बनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। और उस समय का दौर था जब मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन और वो गूगल, इंटरनेट कुछ नहीं होते थे। आप कोई भी रचना भेजना होता था तो आपको रचना को लिफाफे में डाल के भेजना होता था, और एक अंदर एक किताब स्टाम्प लगा हुआ एक लिफाफा रखना पड़ता था कि यदि आपकी रचना अस्वीकृत होगी तो वो उसका जो वो होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मैं लिखने का पैशन मेरा शुरू हुआ, और मैं अपने पैशन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता गया। तो सर, जैसा मैंने ऑडियंस को भी बताया कि आप एक आई सर्जन हैं, तो एक आई सर्जन के पर्सपेक्टिव से आंख सिर्फ एक ऑर्गन है या उससे बढ़कर होता है? आई सर्जन के पर्सपेक्टिव से आंखें केवल ऑर्गन नहीं है। आंखें एक जिंदगी को देखने का नज़रिया है। जिस प्रकार से हम कहते हैं बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहां बदल सकता है। तो आंखें एक ऐसा हमारा शरीर का अंग है जिसे विंडो ऑफ द सोल भी कहा जाता है। अच्छा। शरीर का एक दर्पण कहा जाता है। और आंखों में जो अपन देखते हैं, सोचते हैं, जिस नज़रिए से, जो नज़रिया आपका होता है, जो आपका एटीट्यूड होता है, उसी नज़रिए से आप देखते हुए ज़िंदगी की राह में आगे बढ़ते जाते हैं। तो सर, जैसा हमें रिसर्च के वक्त पता चला कि आपको नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी मिला, तो एक छोटे से गांव के लड़के के लिए एक इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिलना, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? मैं जब कक्षा 8 में था तो मुझे ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा, नेशनल जो टैलेंट स्कॉलरशिप नामक स्कॉलरशिप में मेरा चयन हो गया था। और वो जो क्षण था, वो मोमेंट था, वो मेरे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव मोमेंट था। और जैसा कि उस समय काफ़ी एडवर्स सिचुएशन चल रही थी मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ में, तो वो एक सिग्नल था जिसे बोलते हैं कि देयर इज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो एक सिग्नल था ईश्वर के द्वारा भेजा गया कि यदि आप अपना प्रयास पूरे मन से करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और वो स्कॉलरशिप जो थी वो मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था, उस रास्ते पर चलने के लिए, उस रास्ते पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक इंडिकेशन था कि मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। जैसे कहते हैं ना कि जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो वो एक सिग्नल था मेरे लिए, और मैं उसके लिए ईश्वर को भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक सिग्नल दिया, एक आशा की किरण दी, एक अंधेरी सुरंग के बीच में प्रकाश का एक दीपक जलाकर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। सर, लेकिन PMT क्लियर करना, उसके बाद मेडिकल कॉलेज का एनवायरनमेंट, लैंग्वेज बैरियर, इन सब चीज़ों ने आपको किस तरीके से चैलेंज किया? प्री मेडिकल टेस्ट यानी PMT को क्लियर करना अपने आप में एक बहुत कठिन मुकाम था, विशेषकर मेरे जैसे बच्चों के लिए जो कि छोटे से गांव से आए हैं। और उस समय कोई कोचिंग भी नहीं होती थी जिस प्रकार से आज कोटा से, जहाँ से मैं आया हूँ, कोटा पे आज लाखों व्यक्ति, लाखों बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं। लेकिन उस समय कोई कोचिंग भी नहीं होती थी, और पढ़ाई का जो वातावरण था वो भी कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होते थे जो भी आपको बुक से पढ़ना पड़ता। तो हम लोग रामपुरा मध्य प्रदेश में रहते थे, और कई सारे जो हमारे कुछ दोस्त थे, जिनमें से हमारे रामू जी से हम लोग, जो हमारे मान सिंह चंदेल साहब हैं, जो डॉक्टर मान सिंह चंदेल जिनका नाम है, और एक हमारे दोस्त हैं जो कि डॉक्टर कमलेश चंदेल जिनका नाम है, वो, तो हम लोग तीनों आपस में पढ़ा करते थे। और उस समय हमारे एक दोस्त थे श्री योगेंद्र कोठारी, वो भी पढ़ाया करते थे। तो हम तीनों चारों जो स्टूडेंट्स थे वो हम लोग रात को लेट नाइट पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, क्वेश्चन आंसर फायर करते थे। और वो माहौल ऐसा होता था कि हम लोग वीकेंड पे, सैटरडे के दिन पूरी रात जगते थे। वो रत जगह होता था, एक जागरण, जैसे आजकल आपने सुने होंगे कि देवी जागरण हो रहा है जी, तो वो रत जगह होता था। और इस तरह से हम लोग पूरी नाइट जगते थे, और जग के फिर हम अपनी तैयारी करते थे और क्वेश्चन फायरिंग करते थे। और इस तरह से हम लोगों ने PMT की पढ़ाई शुरू की थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया, और बिना किसी कोचिंग के।
जब मैं पीएमटी को मैं सेलेक्ट होके जब मैंने मेडिकल कॉलेज जबलपुर ज्वाइन किया, तो उस समय शुरू की जो 6 महीने होते थे वो बड़े टफ थे मेरे लिए, क्योंकि मैं एक तो हिंदी मीडियम स्कूल से आया था और मेडिकल की सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में होती थी। अच्छा, वो लैंग्वेज स्विच में बहुत हाँ, प्रॉब्लम तो हुई। बड़ी दिक्कत आई, बड़ी समस्या हुई उस समय, क्योंकि उस समय सारे सब्जेक्ट्स होते थे, स्पेशली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो सारे इंग्लिश में होते थे और हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के गए हैं। तो वो समय बड़ा डिफ़िकल्ट था, बड़ा टफ था, स्पेशली 6 मंथ्स। और उस समय रैगिंग का भी माहौल था, रैगिंग भी काफ़ी उस समय हाँ, काफ़ी। उस टाइम अभी तो ये कुछ सालों पहले बोले कि रैगिंग पे बैन लगा और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय रैगिंग काफ़ी कॉमन थी और रैगिंग जो होती थी तो वो रैगिंग का मतलब केवल मारपीट या वो नहीं होता है। जो मैंने रैगिंग को परसीव किया वो उस तरह से किया है कि मुझे जब फेस करना पड़ा, तो मैं बचपन में एक बहुत ही शाय, इंट्रोवर्ट और बहुत ही मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति था, कि जिसमें बहुत ही अंतर्मुखी, बहुत ही शर्मीला, बहुत ही मतलब आत्मविश्वास से मतलब कमज़ोर व्यक्ति था। तो जब रैगिंग मैंने फेस की तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया, मुझे मतलब एक वर्ल्ड को फेस करने का हौसला मिला। तो मैं अपने जो भी सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे मेरी रैगिंग ली, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया और मतलब उन्होंने मुझे एक उंगली पकड़ के, हैंड होल्डिंग जिसको बोलते हैं, उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे चलना सिखाया, और जिनके बदौलत आज मैं मतलब एक सफल डॉक्टर बन सका और वर्ल्ड को फेस करने में मुझे उनके योगदान को मैं याद करता हूँ। क्योंकि रैगिंग केवल एक बुराई ही नहीं थी, मतलब बुराई के रूप में देखते हैं रैगिंग को, लेकिन रैगिंग के कई सारे अच्छे एस्पेक्ट भी हैं। हाँ। कि जब आप किसी को आप इंट्रोडक्शन लेते हो, किसी को आप बताते हो, समझाते हो, किसी से आपकी बॉन्डिंग बनती है, तो वो बॉन्डिंग, वो मेंटरशिप लाइफ लॉन्ग की होती है। वो मेंटरशिप जो होती है वो एकदम टेम्परेरी नहीं होती। आज भी हमारी जिन सीनियर्स ने रैगिंग ली है, तो वो भी आज भी हमें उसी प्यार से, उसी अपनेपन से हमें बुलाते हैं वो लोग। सर, तो आप जिस मिशन पे निकले हैं वो सिर्फ आप तक नहीं है या एक सीमित नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल पे कह लीजिए कि आप उस मिशन को ले गए। आपको ज़िंदगी के किस मोड़ पे ये फील हुआ कि ये सिर्फ आप तक नहीं है? मुझे जब मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके बाद फिर मैंने एमबीबीएस किया, फिर मैंने एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी ज्वाइन की जबलपुर में, फिर उसके बाद फिर मैं पीजीआई चंडीगढ़ गया। तो उस समय एक ऐसी घटना हुई मेरे साथ पीजीआई चंडीगढ़ में एमएस करने के बाद कि मैं साधु बनना चाहता था। आई वांट टू बिकम ए मॉन्क, क्योंकि हाँ, मैं इसलिए उस समय मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मैं शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ा हुआ था बचपन से, मेरे पूज्य पिताजी भी जुड़े हुए थे। तो मैं एमएस करने के बाद मैं शांति कुंज हरिद्वार गया और मैंने वंदनीय माता जी से निवेदन किया कि मैं परमानेंटली यहीं आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कि बेटा, आप तुम्हारा जो कार्य है, क्षेत्र है, वो शांति कुंज नहीं है, तुम्हारा कार्य क्षेत्र पूरा विश्व है और पूरे विश्व भर में अपना कार्य क्षेत्र मान के वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करो। तो फिर मुझे उस समय उनकी बात समझ में इतनी नहीं आई। फिर थोड़े दिन बाद ही मेरा यूएसए में मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना स्टोमा इंस्टीट्यूट में फेलोशिप के लिए चयन हो गया और फिर मैं 7 साल यूएसए ऑस्ट्रेलिया रहा। और फिर जब मैं लौटा तो मुझे उस समय समझ में आया कि ये सब सारी चीज़ें तैयारी थी कि मैं पूरे विश्व भर में एक नेत्र चिकित्सकों के लिए एक कुछ आशा की किरण बन सकूं, लाखों व्यक्तियों के लिए रोशनी बांटने का एक माध्यम बन सकूं, और साथ ही साथ अपने प्रेरक अभियान से, साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा नामक अभियान के माध्यम से उन सभी रोगियों और उनके परिजनों के बीच एक पॉजिटिविटी का, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकूं। तो मैं उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ वंदनीय माता जी का, परम पूज्य गुरुदेव का और समूचे गायत्री परिवार का, डॉक्टर प्रणव पंड्या और आदरणीय शील दीदी पंड्या जी का, जिन्होंने मुझे उस समय ये मार्गदर्शन दिया कि आप पीजीआई चंडीगढ़ से एमएस करके आए हैं और आपका कार्य क्षेत्र पूरा विश्व है। आप नेत्र चिकित्सा के माध्यम से अंधेरे में रोशनी बांटने का काम करें और साथ ही साथ पॉजिटिविटी के माध्यम से, सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से लोगों को सकारात्मकता के साथ जोड़ते चलें। सर, तो पीजीआई एमईआर चंडीगढ़, ये क्या आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं आप इसे? बिल्कुल। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से पढ़ाई करना
ऑप्थेल्मोलॉजी की ट्रेनिंग करना मेरे लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मेंटर्स मिले। जी। डॉक्टर आमोद गुप्ता सर, डॉक्टर जगत राम सर, डॉक्टर मांगत राम डोगरा सर, डॉक्टर अशोक शर्मा सर, डॉक्टर एस पांडव सर, डॉक्टर उषा सिंह मैम, डॉक्टर करमल मोहन, डॉक्टर जगजीत सिंह सैनी सर और डॉक्टर अरुण जैन सर, ये सारे मेरे मेंटर्स थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस प्रकार से एक सब्जेक्ट में पैशनेट होकर काम किया जाता है। पीजीआई चंडीगढ़ मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने न केवल ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र चिकित्सा विज्ञान की बारीकियाँ सीखी, वरन मैंने साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है एक पैशन का, कि पैशन किसे बोलते हैं, किस प्रकार से जिद और जुनून से आप काम करते हैं, तो वो पैशनेट एनर्जी मैंने, वो पैशनेट वर्किंग मैंने अपने मेंटर्स की लाइफ में देखी, और वही एनर्जी मतलब मुझे ट्रांसफ़र हुई। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। सर, तो अभी तक आपने जो भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए उसमें सब अच्छा लग रहा है, सब हेल्दी हैप्पी सा लग रहा है, लेकिन आपने भी फेलियर फेस किया होगा। आप उसे कैसे टैकल करते हैं? कौन सी सबसे बड़ी फेलियर लगती है आपको? मैंने ज़िंदगी में अनेकों बार फेल्योर को फेस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब एमबीबीएस करने के बाद में मैंने पीजी के लिए सब्जेक्ट ज्वाइन करने का टाइम आया, तो उस समय मैंने सर्जरी उठाई, क्योंकि सर्जन का एक बड़ा ऑरा होता था कि सर्जन। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा तुम सर्जरी ले लो, सर्जन मतलब बिग थिंग। तो मैं सर्जरी मैंने ले ली, और सर्जरी मैंने कुछ महीने 6 मंथ्स काम भी किया। और जब मैंने काम किया तो उसी समय मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सर्जरी जो सब्जेक्ट है वो मैं सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाऊँगा। और उसी समय एक इत्तेफाक से ऐसी घटना हुई कि हमारा जिन लोगों को सब्जेक्ट मिला था उनके सब्जेक्ट को लेके, पीजी को लेके कोर्ट केस हो गया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि अब एग्ज़ाम होके फिर पीजी मिलेगी। तो फिर हमने प्री पीजी एग्ज़ाम में हम लोग अपीयर हुए, और उस प्री पीजी एग्ज़ाम में जब मुझे सब्जेक्ट लेने का मौका आया तो फिर मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी उठा ली। तो वो मेरा एक फेल्योर था कि सर्जरी का जो वर्किंग स्टाइल था एज ए रेजिडेंट, मैं उसको टैकल नहीं कर पाया। दिस वाज वन ऑफ माई फेल्योर। और उसके साथ साथ मैं जब मेडिकल कॉलेज में गया तो मुझे एक लैंग्वेज बैरियर मैंने फेस किया, तो वो भी मेरा एक फेल्योर था कि मैं एक हिंदी मीडियम से गया था और मुझे इंग्लिश मीडियम में पूरा पढ़ाई मैंने की, तो वो मेरा एक फेल्योर था। जब मैं पंजाब आया चंडीगढ़ पीजीआई में, तो उस समय पंजाबी भाषा मुझे नहीं आती थी, तो पंजाबी भाषा मैंने धीरे धीरे सीखी, तो वो मेरा एक फेल्योर था, उसको मैंने ओवरकम किया। और एक और घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैंने जब पीजीआई में एडमिशन लिया था, तो मेरा एक लिमिटेशन था, बहुत बड़ा लिमिटेशन था कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। अच्छा। तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, बहुत ही जल्दी गुस्सा आता था। और उस शॉर्ट टेम्पर्ड के चलते, मतलब उस गुस्से के चलते हुए मैं देखता था कि किस प्रकार से कई ओपीडी के पेशेंट जो थे वो उनका कार्ड फाड़ के और वो फेंक के चले जाते थे। तो एक बार की घटना हुई कि एक हमारे सीनियर होते थे डॉक्टर राजन सोनेक, तो वो एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में फेलोशिप कर रहे थे, तो वो चंडीगढ़ आए और नेत्र रोग विभाग में ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में आए। तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है और कई लोग गुस्से में कार्ड को उफाड़ रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि डस्टबिन में डाल लो और फॉलो द एग्जिट साइन फॉलो करो और बाहर जाओ यहाँ से। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बोला कि सुरेश, यू शुड बी लकी दैट इतने सारे पेशेंट तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो तुम इसको मतलब बर्डन तरीके से मत लो, ट्राई टू ओवरकम योर लिमिटेशंस। तो मैंने फिर धीरे धीरे उस लिमिटेशन को ओवरकम किया, उनकी बात को माना। सर, इसमें भी गट चाहिए कि आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने उस कमी को एक्सेप्ट किया, और उस कमी को एक्सेप्ट करते हुए आज मैं जब कोटा में सुविने चिकित्सालय में अपने मरीज देखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो पहले स्टार्टिंग में वंस इन ए मंथ ऐसी घटनाएं होती थी, अब वंस इन ईयर होती है। मैंने इतना उसको ओवरकम कर लिया अपनी जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस को, कि अब साल भर में कभी कभार ऐसी वंस इन ए वाइल ही ऐसी घटनाएं होती है। अदरवाइज आई ट्राइड माई बेस्ट टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। जैसा आपने सर हमें, हमारी ऑडियंस को बताया कि आप इंटरनेशनल टूर्स भी आपने कर रखी है, आपने वहाँ से भी फेलोशिप्स वगैरह की हैं, तो इंटरनेशनल फेलोशिप में सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी आपके लिए? इंटरनेशनल फेलोशिप में माइंडसेट या टेक्निक? इंटरनेशनल फेलोशिप में मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी माइंडसेट और टेक्निक, बोथ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे मेंटर मिले
जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र रोग विज्ञान में, ऑप्थेल्मोलॉजी के फील्ड में वो काफ़ी नाम था उनका। एक ध्रुव तारे के समान चमकते हुए डॉक्टर्स थे, जिनमें से जो कृत्रिम लेंस के आविष्कारक सर हैरोल्ड रिडली, फेकोमल्सिफिकेशन के आविष्कारक डॉक्टर चार्ल्स कैलमैन से लेकर डॉक्टर डेविड एप्पल, डॉक्टर रेंडल ओल्सन, डॉक्टर फ्रैंक विल्सन, ये सभी मेरे मेंटर्स रहे हैं। डॉक्टर जॉन मिल्वर्टन, डॉक्टर एंथोनी मलूफ। तो इनसे मैंने ये सीखा, सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे उन्होंने ये सिखाई कि जब भी आप कोई सर्जरी करते हो तो आप उस सर्जरी करते समय यू शुड पे अटेंशन ऑन द टिश्यू रेस्पेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आँख एक छोटी सा ऑर्गन है, 2.5 सेंटीमीटर का ऑर्गन है। तो जब भी आप सर्जरी करते हो तो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट ऑफ द टिश्यू रेस्पेक्ट। अपनी आँख, जब भी आप कोई आँख का ऑपरेशन करते हैं तो इस तरह से ऑपरेशन करें कि उसमें आपको अटमोस्ट डेडिकेशन और सिंसियरिटी और केयरफुलनेस के साथ ऑपरेशन करना है। तो टिश्यू रेस्पेक्ट एक चीज़ थी जो मुझे उन्होंने हैमर करके दिमाग में ड्रिल करके सिखाई। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये मैं अपने मेंटर्स से मैंने सीखी। टेक्निक के बारे में बात करें तो टेक्निक में मैंने ये सीखा कि मैं एक लेफ्ट हैंडेड सर्जन था। तो लेफ्ट हैंडेड सर्जन था और मुझे जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो डॉक्टर जॉन मिल्वर्टन से मेरी एक दिन बातचीत हो रही थी, तो उनके पास में लेफ़्ट साइड में एक पेन पड़ा हुआ था। तो उन्होंने लेफ़्ट साइड से वो पेन को उठाया और मुझे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि सर यू आर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड? मैं तो आपको राइट से देखता हूँ काम करते हुए, आज तो आपने लेफ्ट से ही ड्रॉ कर दिया पूरा। तो उन्होंने बताया कि इनफैक्ट आई वाज लेफ्ट हैंडेड सर्जन, बट मुझे आई वाज फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू राइट हैंडेड सर्जन। तो बोला कि मैं बचपन में लेफ्टी था, तो मुझे बेंतों से मार के और मुझे राइट हैंडेड बनाया गया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसा करो कि एक काम करो मैं उस समय सिडनी में एक वेस्टमीड हॉस्पिटल जाते समय मैं ट्रेन से जाता था, एवरी वेंसडे एंड एवरी फ्राइडे। तो 2 दिन मैं ट्रेन पकड़ता रहा। 40 मिनट की यात्रा होती थी ट्रेन की, जब मैं सिडनी आई हॉस्पिटल से वेस्टमीड हॉस्पिटल जाता था। तो उस यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर जॉन मिल्वर्टन सर ने बताया मुझे कि तुम सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड जो न्यूज़पेपर ट्रेन में मिल जाएगा तुम्हें, तो उस न्यूज़पेपर पर अपने राइट हैंड, जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, राइट हैंड है, उससे आप ट्राइंगल सर्कल बनाओ, अपना नाम लिखो। तो मेरा ये फिर काम बन गया। तो मैं अपनी ट्रेन जर्नी में अपने राइट हैंड से अपने पेन से लिखता था और ट्राइंगल सर्कल से बनाता था, और धीरे धीरे मुझे मेरा राइट हैंड अभ्यस्त हो गया। और फिर उन्होंने मुझे राइट हैंड से भी आई सर्जरी करना सिखाई। सर, तो ये लेफ्ट हैंड सर्जन और राइट हैंड सर्जन में क्या डिफरेंस है? लेफ्ट हैंडेड सर्जन जो होता है, लेफ्ट हैंडेड सर्जन 10% होते हैं। अच्छा। 10% पॉपुलेशन लेफ्ट हैंडेड होती है। तो आप हमेशा से लेफ्ट हैंडेड? हाँ, मैं लेफ्टी हूँ, शुरू से लेफ्ट से लिखता हूँ। पर जब आप सर्जरी सीखते हो तो लेफ्ट हैंडेड सर्जन को सर्जरी सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यू टू कॉपी राइट हैंडेड सर्जन्स। आपको मुश्किल होता है क्योंकि उनकी इमेज को, आई इतनी छोटा सा ऑर्गन है, इतनी डेलिकेट सर्जरी है, तो उनकी इमेज को, उस स्टेप को आपको रिप्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में जो राइट हैंडेड सर्जन हैं उनको कॉपी करना लेफ्ट हैंडेड सर्जन के लिए मुश्किल होता है। तो डॉक्टर मिल्वर्टन जिनसे मैंने सर्जरी सीखी, एंटी सेगमेंट सर्जरी सीखी, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि आप अपने राइट हैंड को यूज़ करो। तो मैंने अपने राइट हैंड को यूज़ किया एंड देन आई बिकेम एम्बीडेक्स्ट्रो सर्जन। मैं दोनों हाथों से सर्जरी कर सकता हूँ। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस है सर्जरी में? मैं लेफ्ट हैंड से तो सर्जरी करता हूँ, पर कभी कभी अगर मौका आता है तो मैं राइट से भी कर सकता हूँ। आई कैन डू विद माई राइट हैंड आल्सो। So this is the what I have learned from my mentors, especially from Dr. John Milverton from Australia. तो सर, जैसा हमें हमारी टीम को रिसर्च के वक्त पता चला कि आपको ऑस्कर ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी का भी अवार्ड मिला है, उससे भी नवाजा गया है। तो जब आप वो अवार्ड रिसीव कर रहे थे तब आपको मोहना गांव का वो छोटा सा सुरेश याद आया? बिल्कुल, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी नामक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑस्कर इन ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी कि फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये एक बहुत ही गर्व का पल था, एक बहुत ही भावुक मोमेंट था। जिस समय मुझे याद आ रहा है कि फिलाडेल्फिया में तो भारतीय राष्ट्रगान भी उन्होंने प्ले किया था। जब अवार्ड दिया जा रहा था तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रगान की एक ट्यून होती है उसको प्ले की गई थी। और मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का इसलिए विषय था कि मुझे मात्र 34 ईयर्स की एज में
32 से 34 इयर्स की एज में ये सम्मान मिले, जो कि अच्छा। बहुत ही, मैं उस समय यंग था। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी द्वारा जब मुझे अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तो वो उस समय मेरी एज मात्र 34 इयर्स थी। आई वॉज परहैप्स द यंगेस्ट इंडियन दैट टाइम जिसे अचीवमेंट अवार्ड से अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने नवाजा गया। और साथ ही साथ जितने भी सम्मान हैं, ये सम्मान मैं अपना नहीं मानता हूँ उसको, ये सब सम्मान मैं अपने मेंटर्स को, अपने शिक्षकों को, मोहना की पावन माटी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने उंगली पकड़कर मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। और साथ ही साथ उन सभी सीनियर्स ने जिन्होंने मुझे अपने गुरु ज्ञान के माध्यम से अनवरत आगे बढ़ते रहने का हौसला दिया और हौसला अफजाई की। और ये एक बहुत ही भावुक मोमेंट था, एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब मुझे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया, और विशेषकर इतनी छोटी एज में। और साथ ही साथ मुझे इंटरनेशनल इंट्रा ओकुलर इम्प्लांट क्लब, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब है जिसकी स्थापना डॉक्टर हेरोल्ड रिडली और डॉक्टर चार्ल्स केलमैन ने की थी, उसका सदस्य बनने का मौका मिला। सर, अब आपके पास आज के दिन पे अगर हम लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं तो आपके पास अब अच्छे खासे समय का एक्सपीरियंस है आपके पास। आप 1 लाख से ज़्यादा सर्जरीज कर चुके हैं। तो क्या अभी भी जब आप सर्जरी करने जाते हैं तो वो नर्वसनेस रहती है, वो थ्रिल रहता है अभी तक? एक्चुअली मुझे 1 लाख से अधिक नेत्र सर्जरी कर पाने का सौभाग्य मिला है, सुयोग मिला है। और मैं आज भी जब भी सर्जरी करने जाता हूँ तो मुझे विशेष रूप से कोई नर्वसनेस नहीं होती है। कारण क्या है कि जब भी मैं सर्जरी करता हूँ तो मैं पेशेंट से बात करते हुए करता हूँ, उससे कनेक्ट करते हुए करता हूँ। और मेरी सर्जरी हमेशा पेशेंट से बात करते हुए संपन्न होती है। और ये जो टॉक वाइल यू ऑपरेट, ये जो मूल मंत्र है, ये मुझे मिलान इटली में दिया गया था। और उस समय एक इंजीनियर होते थे जो कि एल्कोन कंपनी में काम करते थे, और उन्होंने मुझे बताया कि जब भी आप ऑपरेट करो तो उस समय पेशेंट से ज़रूर बात करो। तो जब मैं बात करता हूँ पेशेंट से, तो मैं पेशेंट के साथ बात करते करते सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ, और पेशेंट भी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए मुझे नर्वसनेस नहीं होती है। कई बार जब कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट केस होता है, जैसे कोई वन आइड है, बहुत ही डिफ़िकल्ट केस है, तो उस समय ज़रूर थोड़ा बहुत नर्वसनेस होना, थोड़ी सी चिंता होना स्वाभाविक है। पर आम केसेज में मुझे नर्वसनेस नहीं होती। पर कभी कभी जब कोई एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट केस है, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग केस है, कोई वन आइड है, तो उस समय ज़रूर थोड़ा सा मैं हल्का सा नर्वसनेस, एड्रेनलिन रश करता है, और मैं फील करता हूँ कि कुछ। और कई बार मेरी एक ये भी आदत है कि मैं पेशेंट के अटेंडेंट को भी साथ ही बुला लेता हूँ कि आप भी आके सर्जरी देखें किस प्रकार से हो रही है सर्जरी। तो वो चुनौतीपूर्ण जो समय होता है, वो जो एक नर्वसनेस का जो समय होता है, वो बातें करते हुए और पूरा हो जाता है, लाइट माहौल में निकल जाता है। हाँ। सर, इस वक्त आपको कह लीजिए मोहना गांव के ही कोई बच्चा देख रहा होगा जो कभी उसने भी सोचा है कि वो डॉक्टर बनेगा, या किसी भी छोटे गांव का अगर कोई बच्चा इस वक्त आपको देख रहा है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोहना गांव के प्रत्येक बच्चे को, यानी कि भारत के छोटे से छोटे गाँव के प्रत्येक बच्चे को मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मुझे मोहना गांव से मंजिल मिली, ठीक उसी प्रकार से आपको भी मंजिल मिल सकती है। जैसा कि कहा है कि नज़रें बदले तो नज़रिए बदल जाएंगे, सोच बदले तो किनारे बदल जाएंगे, किश्तियों के बदलने से कुछ नहीं होता है, अपनी दिशा बदलें तो किनारे बदल जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी को एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप की सोच हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखें। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उन चुनौतियों के बीच भी कुछ अच्छी चीज़ ढूंढ लें। मुझे भी लाइफ में अनेकों चुनौतियां अनेकों बार आई, लेकिन मुझे हर एडवर्स सिचुएशन में कुछ न कुछ अच्छा हमेशा नज़र आ जाता है। तो उसी अच्छी बात के चलते मुझे एडवर्स सिचुएशन को फेस करने में, उनको ओवरकम करने में सहूलियत होती है, और इतना डर नहीं लगता है।
तो मैं मोहना गांव के सभी बच्चों को, देश के प्रत्येक छोटे से छोटे गांव के बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात जब रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एक लालटेन के नीचे पढ़ने वाला लड़का दुनिया का एक मशहूर आई सर्जन कैसे बना। डॉक्टर सुरेश के पांडे ने हमें ये सिखाया कि अंधेरा चाहे जितना भी हो, अगर रोशनी अंदर हो तो रास्ता मिल ही जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक ख्याल रखें।